बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने कल प्रतिबल को पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे विकृति। तो किसी भौतिक राशि के मान में आनुपातिक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि की विकृति कहते हैं। भौतिक राशि की विकृति कहते हैं प्रतिबल लगाने पर वस्तु के आकार में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आकार का अनुपात ही क्या कहलाता है? आपके विकृति कहलाता है। विकृति बराबर होता है भौतिक राशि के मान में परिवर्तन बटे भौतिक राशि का वास्तविक या प्रारंभिक मान, यानी कि विकृति डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, जहाँ एक्स पदार्थ की भौतिक राशि है। विकृति जो है मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। क्यों? क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है। जैसे ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होगा, ये मीटर क्यूब में है तो ये भी मीटर क्यूब में होगा। तो दोनों के मात्रक कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। कौन? विकृति। और इसका जो विमीय सूत्र होगा वो कितना होगा? m0 l0 t0 के रूप में। अब जो विकृति है, विकृति तीन प्रकार की होती है: अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे। अनुदैर्ध्य विकृति जब किसी पदार्थ पर बाह्य विरूपक बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। उसकी लंबाई में क्या होता है? परिवर्तन होता है। लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। जैसे ये कोई वायर है, इसके एक भाग को हमने कस के बंध दिया और दूसरे भाग पर हमने नीचे की तरफ जो है फोर्स अप्लाई किया है, तो इसकी लंबाई में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। तो ये पहले लंबाई L थी, बाद में लंबाई में वृद्धि कितनी हुई? डेल्टा L। डेल्टा F यहाँ लगा रहे हैं तो लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L, प्रारंभिक लंबाई L, तो इनका जो अनुपात है क्या कहलाएगा? अनुदैर्ध्य विकृति कहलाएगा। यानी कि लंबाई के अनुसार यदि परिवर्तन हो रहा है, विकृति आ रही है, तो इस प्रकार की विकृति को हम कहेंगे अनुदैर्ध्य विकृति। आयतन विकृति यानी कि आयतन से में यदि परिवर्तन हो रहा है तो इस प्रकार की विकृति को हम आयतन विकृति कहते हैं। तो आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? आपके आयतन विकृति कहलाता है। बात करें अपरूपण विकृति की, तो अपरूपण विकृति जब किसी पदार्थ पर स्पर्श रेखीय विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो उस पदार्थ की आकृति में परिवर्तन आ जाता है, परंतु उसकी लंबाई व आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार की विकृति को हम कहते हैं अपरूपण विकृति। जैसे कोई ये बॉक्स है, इसकी ऊपरी सरफेस को में हमने जो है यहाँ से स्पर्श रेखीय बल आरोपित किया तो इसकी स्थिति क्या हो गई? इस तरह से D से D डैश और यहाँ C से C डैश चला गया। तो और थीटा कोण से क्या हो गया? ये झुक गया। ये यहाँ पर भी थीटा एंगल से ही झुक गया। तो ये थीटा जो एंगल है, इस थीटा एंगल पर यहाँ से ये जो BC भाग था वो कहाँ चला गया? BC डैश भाग पे चला गया। तो B से C डैश यहाँ ये इस तरह से झुक गया थीटा एंगल से। तो इस प्रकार की विकृति को हम क्या कहते हैं? अपरूपण विकृति। तो अपरूपण विकृति बराबर, जैसे लंबाई में परिवर्तन कितना है यहाँ? स्मॉल l, और जो प्रारंभिक लंबाई है वो कितनी है? L के रूप में था, कैपिटल L के रूप में था यहाँ से यहाँ तक। तो स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, तो टेन थीटा यहाँ स्मॉल l अपॉन कैपिटल L इज इक्वल टू कितना हो गया? टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू L अपॉन L। तो टेन थीटा में यहाँ जो थीटा का मान है वो कितना होता है? अल्प होने की स्थिति में हम टेन थीटा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? केवल और केवल थीटा से। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? स्मॉल l अपॉन कैपिटल L के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम हुक का नियम या हुक्स लॉ। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कभी आधे नंबर में पूछता है, कभी 5 नंबर में पूछता है।
तो इसे हमें ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। तो हुक्स लॉ या हुक का नियम, तो हुक का नियम क्या है, ध्यान रखें कुछ बातें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। तो प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि क्या लिखते हैं, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, इसे हुक का नियम कहते हैं। तो यहाँ पूरा ये इसको ध्यान में रखना, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत। भाई प्रत्यास्थता की कंडीशन क्या है, कंडीशन को भी तो लिखना पड़ेगा। तो प्रत्यास्थता की सीमा में, किसमें, प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, इसे कहते हैं हम क्या, हुक का नियम। यानी कि प्रतिबल किसके समानुपाती होगा, विकृति के, कब, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत। तो प्रतिबल जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट E आता है, प्रतिबल इज इक्वल टू E विकृति इंटू विकृति। तो E इसे कहते हैं हम प्रत्यास्था गुणांक। ये क्या कहलाएगा आपके, प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल बटा विकृति। तो प्रतिबल और विकृति के मध्य वक्र खींचते हैं तो एक सीधी रेखा हमें प्राप्त होती है, यानी कि प्रतिबल विकृति की क्या होता है, समानुपाती होता है, इसको ये प्रदर्शित करती है। बात करते हैं अगले बिंदु पर प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक E की। तो प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल व विकृति का जो अनुपात है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यानी कि प्रत्यास्थता की सीमा में जो प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है उसे आप क्या कहेंगे, प्रत्यास्थता गुणांक कहेंगे। प्रत्यास्थता गुणांक का जो यूनिट होगी, उसकी यूनिट होगी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कैसे होगी, क्योंकि प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, यानी कि न्यूटन बल की जो इकाई होगी वो कितनी होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और विकृति तो जो है विमाहीन राशि है, तो विकृति विमाहीन राशि के होने के कारण जो प्रत्यास्थता गुणांक है उसकी इकाई और प्रतिबल की इकाई दोनों क्या होती है, समान होती है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा प्रत्यास्थता गुणांक का, और इसकी जो विमा होगी m1 l-1 t-2 के रूप में रहेगी। आगे हम बात करते हैं प्रत्यास्थता गुणांक कितने प्रकार के होंगे। तो प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार का होगा। सबसे पहले यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसे कैपिटल Y के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है आपके आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को हम कैपिटल K के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर 3 पे आता है आपके अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, इसे हम ईटा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बहुत से बच्चे इसे नीटा कहते हैं, जबकि होता क्या है, ईटा। इसे कहते हैं हम ईटा, ठीक है। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है ईटा, लैटिन वर्ड है, लैटिन में जो है इसे ईटा कहते हैं। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। जब किसी पदार्थ पर एक निश्चित दिशा में विरूपक बल लगाया जाता है, यानी कि कोई पदार्थ है उस पर एक फिक्स डायरेक्शन में हम जो है विरूपक बल, विरूपक बल हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो पदार्थ में अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न हो जाती है। कौन सी विकृति, यहाँ विकृति को ध्यान में रखना है, किस प्रकार की विकृति आ जाती है, अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो प्रत्यास्थता की सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात क्या कहलाएगा, आपके प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। इसे Y के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Y के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात क्या कहलाता है, आपके अनुदैर्ध्य विकृति और अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक।
तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल की वैल्यूज रख दें F/A और अनुदैर्ध्य विकृति रख दें तो F/A L/डेल्टा L के रूप में हमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक यहाँ मिलता है इस तरह। तो नेक्स्ट हम लेते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को हम K के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जब किसी पदार्थ की सभी पृष्ठों पर एक समान लंबवत रूप में विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो पदार्थ के आयतन में परिवर्तन होता है, अर्थात उसमें आयतन विकृति उत्पन्न होती है। प्रत्यास्थता सीमा में आयतन प्रतिबल, प्रत्यास्थता की सीमा में आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है आपके आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो ये कहलाता है आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति का अनुपात क्या कहलाएगा आपके आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। तो ये इस तरह से हमें आयतन प्रत्यास्थता गुणांक मिलता है F/A इंटू V/डेल्टा V के रूप में। अब ध्यान रखिएगा कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम, ये ध्यान रखने वाली बात है, नोट लगा लें। ध्यान रखने योग्य बात है कि 1/K यानी कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम क्या कहलाता है आपके संपीड्यता कहलाता है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है संपीड्यता क्या होती है, किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक K का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है संपीड्यता। अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक ईटा। तो जब किसी पदार्थ पर किसी पृष्ठ पर, जब किसी पदार्थ के किसी पृष्ठ पर स्पर्श रेखीय बल आरोपित किया जाता है तो उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। प्रत्यास्थता की सीमा में अपरूपण प्रतिबल, देखिए सभी जगह हम ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं प्रत्यास्थता की सीमा में। तो ये आप लोगों को जब भी आप प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा लिखेंगे तो प्रत्यास्थता सीमा इस शब्द को लिखना नहीं भूलें। प्रत्यास्थता सीमा में अपरूपण प्रतिबल व अपरूपण विकृति का अनुपात क्या कहलाता है आपके प्रत्यास्थता अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। ये ध्यान रखें। तो ईटा इज इक्वल टू अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। तो ईटा इज इक्वल टू F/A/θ। इसके बाद हम बात करते हैं पाइसा अनुपात। पाइसा अनुपात की, पाइसा अनुपात को हम सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा के द्वारा इसे लिखते हैं। तो पाइसा अनुपात सिग्मा क्या होता है इसे समझते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। और हर साल लगभग इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। जब किसी पदार्थ पर बाह्य विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो पदार्थों में अनुदैर्ध्य विकृति के साथ साथ अनुप्रस्थ विकृति भी उत्पन्न हो जाती है। अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात, अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात क्या कहलाता है आपके सिग्मा यानी कि पाइसा अनुपात कहलाता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू अनुप्रस्थ विकृति बटा अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुप्रस्थ विकृति को तो हम बीटा से ले रहे हैं, यानी कि बीटा तो यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अनुप्रस्थ विकृति को, और अल्फा अनुदैर्ध्य विकृति को रिप्रेजेंट करता है। तो अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात क्या कहलाता है आपके पाइसा अनुपात। सिग्मा
मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है, सिग्मा का मान -1 से 0.5 के मध्य होता है। कई बार इसकी लिमिट भी पूछी जाती है कि सिग्मा का मान कहाँ से होता है, तो सिग्मा जो है -1 से बड़ा और 0.5 से छोटा होता है। -1 से बड़ा या 0.5 को कई बार 1/2 के रूप में लिख देते हैं, तो ये इनके बीच में इसकी सीमा होती है। आगे हम बात करते हैं प्रतिबल विकृति में क्या संबंध है। प्रतिबल विकृति संबंध को बताई है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यहाँ देखते हैं हम प्रतिबल विकृति संबंध। इसके लिए हमें एक डायग्राम यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इस डायग्राम को यदि हम ध्यान रखते हैं तो हम पूरा प्रतिबल और विकृति के बीच में क्या संबंध है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखिए कि ये इस अक्ष पे तो हमने ली विकृति, इस अक्ष पे लिया प्रतिबल, और यहाँ से इस तरह से ये ग्राफ जा रहा है। ये ए बिंदु है, इस ए बिंदु को कहते हैं हम अनुक्रमानुपाती सीमा। बी बिंदु है, ये कहलाता है प्रत्यास्था सीमा बिंदु। सी बिंदु कहलाता है आपके भंजन बिंदु, और डी बिंदु कहलाता है आपके टूटन बिंदु। अब ये ए बी सी डी 4 बिंदु कैसे होते हैं इनको समझते हैं। यदि किसी धात्विक तार को ऊर्ध्वाधर लटका कर, यानी कि धात्विक तार को हमने एक सिरे को कस दिया और दूसरे सिरे को नीचे की तरफ लटका दिया, तो निचले सिरे पर भार बढ़ाते हुए प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ को खींचते हैं, जो चित्रानुसार हमें मिलता है। इस वक्र को समझने के लिए एक तार को दृढ़ आधार से ऊर्ध्वाधर लटकाते हैं। जब इसके निचले सिरे पर कोई भार नहीं लटकाते तो प्रतिबल और विकृति का मान कितना होता है? 0। जब कोई भार नहीं लगा रहे तब प्रतिबल और विकृति का मान कितना होगा? 0 होगा। अब तार के निचले सिरे पर भार लटकाकर भार बढ़ाने पर तार में उत्पन्न विकृति का मान बढ़ता जाता है। बिंदु ए पर, ए तक, जो बिंदु ए है यहाँ तक, तो प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। बिंदु ए तक, तो बिंदु ए पर तक, यहाँ से यहाँ तक तो जो है प्रतिबल किसके समानुपाती होता है? विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात ए बिंदु को हम क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती बिंदु। इसके बाद विकृति प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती नहीं रहती है। ए के बाद ए तक रहेगी। ए के बाद भार बढ़ाने पर विकृति, ए बिंदु के बाद भार बढ़ाने पर विकृति प्रतिबल से अधिक उत्पन्न हो जाती है। अर्थात प्रतिबल व विकृति एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती नहीं रहते हैं। परंतु बी बिंदु तक भार हटा लिया जाए तब भी तार अपनी पूर्वावस्था में आने का प्रयास करता है। अर्थात बिंदु बी को प्रत्यास्था सीमा बिंदु कहते हैं। तो यहाँ ए के बाद भी यदि हम उस तार के निचले सिरे पर भार बढ़ाते रहते हैं तो प्रतिबल और विकृति ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती नहीं रहते हैं। और यहाँ ये जो बिंदु बी है, यहाँ तक भी यदि हम भार को कम कर लेते हैं तब भी जो तार है वो बिंदु ए यानी कि अपनी पूर्वावस्था में ए में आने में का प्रयास आ जाता है। यहाँ ए स्थिति में आ सकता है, यानी कि प्रतिबल और विकृति के समानुपाती रहे, इस स्थिति में आ सकता है बिंदु बी से भी। तो यानी कि बिंदु बी क्या कहलाता है? प्रत्यास्था सीमा बिंदु कहलाता है। बिंदु बी के पश्चात भार को और बढ़ाने पर तार अपनी लंबाई में स्थायी वृद्धि प्राप्त कर लेता है और इस स्थिति में भार हटाने पर भी तार अपनी प्रारंभिक लंबाई में नहीं आता। बिंदु सी पर प्रतिबल का मान अधिकतम हो जाता है, इसे भंजन बिंदु कहते हैं। इसके पश्चात तार की लंबाई में स्वतः ही वृद्धि होती जाती है और बिंदु डी पर तार टूट जाता है। बिंदु जो डी है उस बिंदु डी को हम कहते हैं टूटन बिंदु। ए बी से डी तक का जो क्षेत्र है
बिंदु बी से डी तक का जो क्षेत्र है वो प्लास्टिक क्षेत्र कहलाता है। जिन पदार्थों के लिए प्लास्टिक क्षेत्र अधिक होता है उनमें तन्यता और उनमें तन्य पदार्थ कहते हैं, उन्हें तन्य पदार्थ कहते हैं। बी से डी तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? आपके प्लास्टिक क्षेत्र कहलाता है। ये बी से डी तक का जो क्षेत्र है प्लास्टिक क्षेत्र कहलाता है। यानी कि इस क्षेत्र में आने वाले जो पदार्थ हैं उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, इन्हें तन्य पदार्थ कहते हैं। जिनमें प्लास्टिक क्षेत्र कम होता है उन्हें भंगुर पदार्थ कहते हैं। जहाँ बी से डी के बीच का जो क्षेत्र है कम होता है, बिल्कुल अल्प होता है, तो वो भंगुर प्रकृति के पदार्थ कहलाते हैं। बात करते हैं प्रत्यास्था विश्रांति की। यहाँ से आधे नंबर का प्रश्न कहीं भी आप पूछ लिया जाता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रत्यास्था सीमा में भार को हटा लेने पर भी पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में को प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि कुछ समय पश्चात अपनी प्रारंभिक अवस्था में आते हैं। तो इस समय अंतराल को, यानी कि जो प्रारंभिक अवस्था से पुनः तुरंत जो है अपनी प्रत्यास्था सीमा में जो है भार हटा लिया, तो भार हटाने के पश्चात जो है तुरंत जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आते हैं, वो कुछ टाइम लेते हैं। तो और उसी टाइम पीरियड को हम कहते हैं प्रत्यास्थता विश्रांति काल। प्रत्यास्थ शिथिल्यता, यदि किसी वस्तु पर बार बार भार को बढ़ाया या घटाया जाता है तो उसमें जो प्रत्यास्था का गुण है उसमें क्या आती है? कमी आ जाती है। तो प्रत्यास्था के गुण में कमी आती है और विकृति प्रतिबल से कम होने लगती है। जो विकृति है प्रतिबल की तुलना में क्या होती है? कम होती है। तो प्रतिबल का विकृति का प्रतिबल से पिछड़ना, विकृति का प्रतिबल से पिछड़ना क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता शिथिल्यता, प्रत्यास्थ शिथिल्यता कहलाता है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू।